वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आज जो है 16 तारीख है। कल जो है 17 को ग्रुप डी वालों का पेपर है और 18 का ग्रुप सी वालों का पेपर है। इसकी वजह से मैंने आपसे कहा था मैं आपको संबंधित इतिहास संबंधित सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 200 क्वेश्चन दूंगा, जो कि 100% आने वाले हैं। आप इसको सॉल्व करके इसमें देख सकते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। ठीक है, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो तो पूरा देखना। ठीक है, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ध्यान से देखना एक एक स्टेप। हाँ, और अगर आपको जो भी उत्तर पता हो फटाफट से कमेंट करते रहना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है और जिसका उत्तर है वो ग्रीन है भी है। ठीक है, बट आप सुनते चलना, क्योंकि सुनने से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हाँ, देखने से कम। तो सबसे पहला देखिए हड़प्पा। ठीक है, आप क्योंकि देखते हुए भी चल रहे हो, सुनते हुए भी, इसकी वजह से अगर आप वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन फिर से आते हैं तो आप तुरंत इसका आंसर दे लोगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? विकल्प ए पे दिया गया है दयाराम साहनी, नंबर बी पे है राखल दास बनर्जी, नंबर सी पे है एम वत्स, नंबर डी पे है अन्य। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी। ठीक है, तो जो हड़प्पा की सभ्यता की खोज की थी वो डॉक्टर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वो कौन था? ठीक है, तो नंबर 1 है बिंदुसार, नंबर 2 है अशोक, नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर डी अन्य। तो वो जो शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो कि अपना शरीर त्याग दिए थे किसके अनुसार? मुनि की तरह उपवास के अनुसार। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार इन्होंने अपना जो है शरीर त्याग दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बता देना ब्राइटनेस सही है कि नहीं। ठीक है, कमेंट में लिख दो ब्राइटनेस सही आ रही है। वॉइस भी बता देना, क्योंकि अगले में ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसके पार्ट 4-5 आने वाले हैं शाम तक में। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं, तराइन का प्रथम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी, एक एक क्वेश्चन इसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपने वाले प्रश्न हैं। तीसरा देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? ठीक है, तो इसमें विकल्प दिया गया है, नंबर ए पे मोहम्मद गौरी और भीम के बीच में, नंबर बी पे है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तितरी के बीच में, नंबर सी है मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच में, नंबर डी है मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय हैं। ठीक है, बट आप देखते चलो, आप भागना नहीं। ठीक है, क्यों देखते रहोगे, मैं बताऊंगा उसके बाद में अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये माइंडसेट का गेम है। उसके बाद चौथा देखेंगे, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, ऐसे ही आप देख सकते हो। हाँ, चौथा देखिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो नंबर ए पे विकल्प दिया गया है मुर्शिद कुली खां, नंबर बी पे है सआदत खां, नंबर सी पे है सरफराज खां, नंबर डी पे अन्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा मुर्शिद कुली खां। ठीक है, तो बंगाल के जो मुगल समाज के पृथक कर स्वतंत्र किया वो कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य को बंगाल से पृथक कर दिया, मतलब अलग कर दिया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पांचवा देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ग्रुप डी और ग्रुप सी के पेपरों में। तो नंबर ए है हमारा 1853 ईस्वी में, नंबर बी है 1856 ईस्वी में, नंबर सी दिया गया 1863 और डी में है 1865। ठीक है, राइट आंसर हमारा 1856 ईस्वी में है। विधवा पुनर्विवाह जो है कानून 1856 ईस्वी में बना था। ठीक है, कि वो पुनर्विवाह कर सकती हैं, और इसको आपको अगर पता हो तो मैं इसको पूरा 4-5 बार आपको रिपीट कर चुका हूं कि इसका जो है प्रोत्साहन किसने किया था। ठीक है, बहुत बार वीडियो में आया है हमारे कि प्रोत्साहन इसका किसने किया था, विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड। तो अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आप फटाक से कमेंट कीजिए, तो विधवा पुनर्विवाह का जो है प्रोत्साहन किसने किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छठवां देखेंगे, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ठीक है, तो ये छठवां क्वेश्चन है हमारा। नंबर ए पे है 1870 ईस्वी में, नंबर बी पे दिया गया 1833 ईस्वी में, नंबर सी पे 1858 के बाद, नंबर डी पे है 1799 के बाद। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो 1858 ईस्वी में के बाद है। ठीक है, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो ये नीति अपनाई, ये कब अपनाई? 1858 के बाद में। ठीक है, अब आपको एक और कमेंट करना है कि ये नीति किसने लागू की थी। ठीक है, ये नीति किसने लागू की थी, क्योंकि इसमें दिया नहीं, बट मैंने आपको 3-4 बार इसको बता चुका हूं कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो किसके सर्वेक्षण में हुआ था। ठीक है, ये नीति किसके सर्वेक्षण में आई थी? किसमें? भारत में। ठीक है, तो ये बताओ इसका जो नेतृत्व कर रहा था फूट डालो शासन करो, ये कौन कर रहा था? ठीक है, कमेंट में लिखो।
चलो आज 7वां देखते हैं, इंग्लैंड के गृह युद्ध कितने वर्षों तक चले। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा। ठीक है, इंग्लैंड का गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। ठीक है, नंबर ए पे है 4 वर्ष, नंबर बी पे 7 वर्ष, नंबर डी पे 2 वर्ष, नंबर डी पे है 10 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 7 वर्ष। क्या है, इंग्लैंड का जो गृह युद्ध चला वो किसके विरुद्ध चला था, ये भी बता दूं, ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, एक दो लोग और थे, उसके विरुद्ध गृह युद्ध चल रहा था। ठीक है, इस 7 वर्ष तक चला। अब आपको एक कमेंट और बताना है कि हमारे भारत से जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था तो वहां पर हमारे भारत से कौन जो है लड़ने गया था आज़ाद हिंद फौज लेकर के। ठीक है, और किसके विरुद्ध लड़ने गए थे ये भी बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो नंबर ए पे दिया गया है। ठीक है, नंबर ए पे है पश्चिम एशिया से, नंबर बी पे है पूर्व एशिया से, नंबर सी पे है केंद्रीय एशिया से, नंबर डी पे है दक्षिण एशिया से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा केंद्रीय एशिया से है। ठीक है, क्या है, केंद्रीय एशिया से है। आर्य भारत कहाँ से आए थे, तो केंद्रीय एशिया से आए थे। फिर से आप एक कमेंट करो कि आर्य के जो हैं, आर्य के सर्वेक्षण किसने किया था। ठीक है, आर्य का सर्वेक्षण किसने किया था ये भी बताओ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, 9वां देखिए, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई है। ठीक है, अब सभी लोग ये गलती करते हैं कि अवधि में लिख के चले आते हैं। ठीक है, विकल्प में मगर उनको दे दिया जाए खड़ी बोली अवधि, मराठी मान लो, उसके बाद आर्य अवधि में, हाँ तो अवधि ही चुन के चले आएंगे, बट ऐसा नहीं है। इसकी जो रामायण और महाभारत की रचना हुई है वो आर्य अवधि में हुई है। किसमें, आर्य की अवधि में हुई है, ना कि अवधि भाषा में। ठीक है, प्रेजेंट में चल रहा है वो अवधि है, बट जो इसके पहले अभी अवधि चल रही थी उसको आर्य अवधि बोलते हैं, जो महाभारत और रामायण काल में चली आ रही थी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है, ये देख लीजिए, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, बट कोई नहीं, आपको पता नहीं होगा अगर आप नए हो तो। ठीक है, ठीक है, और हाँ अगर आप चैनल पे अभी तक बने हो और नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको हिट कर देना। ठीक है, क्योंकि आपको इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे चैनल पे मिलने वाली हैं, और रिजल्ट संबंधित, एडमिट कार्ड संबंधित, और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स होने वाले रहते हैं उनके हम मॉडल पेपर सोल्यूशन सहित हल करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैनल जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ फ्री में मत लिया करो। आगे देखते हैं। नंबर 1 पे है हर्षवर्धन, और नंबर बी पे है चंद्रगुप्त, नंबर सी पे है समुद्रगुप्त, और नंबर डी पे है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त। ठीक है, कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त। जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त थे। ठीक है, 11वां नंबर देखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत का तीनों लड़ाई मैंने आपके बताया है, पर कोई नहीं, बता देता हूँ फिर से। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। ठीक है, तो नंबर 1 पे दिया गया है बैगम खान और हेमू के बीच में, नंबर सी है अकबर और मिर्जा हकीम के उसमें, और नंबर सी है अकबर और बैगम खान के बीच में, नंबर डी पे है अकबर और राणा प्रताप के बीच में। तो ये राइट आंसर हमारा ए ही है, बैगम खान और हेमू के बीच में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब आपको ये कमेंट में करके बताना है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी किस ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्योंकि मैं ये सब क्वेश्चन कवर करवा चुका हूँ। अगर आप मेरा चैनल विजिट करके देखेंगे तो मैंने 1000 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो कि ग्रुप डी ग्रुप सी उससे बाहर आने वाला ही नहीं है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करो, और सबसे ऊपर प्ले लिस्ट में आ रही होगी उसको चेक करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन है, तो नंबर ए पे है अफगानिस्तान, नंबर बी पे है हमारा इराक, नंबर सी पे दिया है पर्सिया, नंबर डी पे है तुर्की। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे जो होने वाला है वो है अफगानिस्तान। तो जो मोहम्मद गौरी था वो अफगान से आया था। ठीक है, पहली बात, और दूसरी बात वो वहाँ का शासक भी था। ठीक है, मोहम्मद गौरी कहाँ से शासक था, तो अफगानिस्तान का। वो कहाँ से आया था अगर पूछा जाता है तो अफगानिस्तान, यानी अफगान कहीं कहीं दिया रहता है, तो अफगान से आया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 13वां नंबर। ठीक है, ये देखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। 13वां, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी रही हैं, तो नंबर ए पे है बाजीराव पेशवा, नंबर बी पे नाना साहेब, नंबर सी पे साहू महाराज, नंबर डी पे शेरशाह। तो इसका राइट आंसर ए है बाजीराव पेशवा। ठीक है, आगे देखेंगे 14 नंबर, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बहुत बार। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत बार बता चुका हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे विजिट किए होंगे तो। ठीक है,
देखिए 14 नंबर, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ठीक है, तो नंबर ए पे है बाबर ने, नंबर बी पे है खिलजी, नंबर सी पे है तुगलक, नंबर डी पे है चंगेज खान। ठीक है, क्या है? चंगेज खान। तो इसका राइट आंसर बी है हमारा खिलजी। क्या है? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो वो कौन है? खिलजी है। ठीक है, आगे देखेंगे 15वां नंबर, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ठीक है, मुगल काल में सर्वप्रथम किसने की? तो सूरत में किए थे। सर्वप्रथम जो अंग्रेज आए थे वो सूरत में ही आए थे और सूरत में ही उन्होंने सर्वप्रथम अपने शहर, अंग्रेजों जो कारखाने खोले थे उन्होंने सूरत में ही खोले थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ठीक है, 16वां देखेंगे, पहली सहायक संधि कौन सी है? नंबर ए है रोहिलखंड। ठीक है, अब रोहिलखंड कहाँ है थोड़ा बता सकते हो आप? किस राज्य में है बता सकते हो तो कमेंट कर देना कि रोहिलखंड किस राज्य में है। ठीक है, आगे देखेंगे, बी है निजाम, सी है अवध और डी है झांसी। तो पहली सहायक संधि जो जो हुई थी वो निजाम के बीच में, निजाम और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, पहली सहायक संधि। ठीक है, आगे देखेंगे 17वां नंबर, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत, अब आपको ये भी बताओ कि कर्नाटक में कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है, लोक संगीत कौन सा है, राज्य संगीत कौन सा है? ठीक है, अब विकल्प नंबर ए दिया गया संगीत का पितामह में देखिए, विकल्प नंबर ए है मुत्तुस्वामी दीक्षितर, नंबर बी पे है त्यागराज, नंबर सी पे है पुरंदरदास, नंबर डी पे है स्वाति तिरुपाल। ठीक है, तो राइट आंसर देख ही रहे होंगे पर कोई नहीं, आप सुनते चलना देखते चलना। सी पे है पुरंदास। ठीक है, तो पुरंदास जो है कर्नाटक संगीत के पितामह रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 18 नंबर, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, तो नंबर ए पे दिया गया समुद्रगुप्त, नंबर बी पे है चंद्रगुप्त, नंबर सी पे है हर्षवर्धन, नंबर डी पे चंद्रगुप्त द्वितीय रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारा होने वाला वो डी है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो जो शासनकाल के प्रथम चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि फयान जो है, फयान चीनी यात्री था ना एक, फयान जो है, तो वो जो है फ्यांग जो है कब आया था भारत और किसके शासनकाल में आया था? कमेंट करके बताना। ठीक है, फ्यांग जो था वो भारत कब आया था और किसके शासनकाल में आया था ये बताओ। ठीक है, उसके बाद जो है 19 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो नंबर ए पे है अकबर, ठीक है सॉरी, नंबर बी पे है बाबर, नंबर सी पे शाहजहां, नंबर डी पे जहांगीर। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा शाहजहां है। तो मुगल शासक प्रिंस ऑफ बिल्डर्स जो हैं उनको, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है, जो कि मुगल शासक रहे हैं। कौन शासक रहे हैं? मुगल शासक। ठीक है, 20वां नंबर देख लेंगे, तो 20वें नंबर में दिया गया है सिख समुदाय। ठीक है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो नंबर ए पे है गुरु अर्जुन देव, नंबर बी पे गुरु तेग बहादुर, नंबर सी पे गुरु गोविंद सिंह, नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी रहा है हमारा, गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ठीक है, चलो ठीक है, ये सेक्शन अभी पार्ट 1 में रखते हैं। 20 क्वेश्चन अगले पार्ट में 20 आएंगे। ऐसे कर करके आपको हम 500 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप अगर हल कर लेते हो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कल के पेपर में, परसों के पेपर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।